अस्सलाम वालेकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा राजपूत। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए बहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हूसी मलेशिया के हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और उन्हें बैनुल अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, ऐसे हमले जहाज़ रानी, आलमी तजारती नक़्ल व हमल, इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा हैं। उन्होंने सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए कहा, वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पूरी पाकिस्तानी कौम में इस मुश्किल वक्त में सऊदी क़यादत और अवाम के निशाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म ने बहरा अहमर, आबना हुर्मुज़ और ख़ित्ते में महफूज समंदरी तजारत के लिए पाकिस्तान के ताउन का भी इआदा किया। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की मुस्तक़िल हिमायत और दोनों बरादर ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात को सराहा, जबकि वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है, हूसियों की जानिब से बहरी जहाज़ों पर हमलों की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों पर कार्रवाई कौमी सलामती का ख़तरा तसव्वुर होगी, दिफा का हक़ महफूज रखते हैं। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन हिंदराबी ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, हूसियों ने सऊदी कमर्शल जहाज़ों को धमकियाँ दी। हूसियों की जानिब से बहरी जहाज़ों पर हमलों के इतलात भी हैं। पाकिस्तान हूसियों के उन मकामात की मज़म्मत करते हैं। ताहिर हुसैन हिंदराबी ने कहा, सऊदी अरब के साथ तिजारत को निशाना बनाना या उसके खिलाफ धमकियां देना नाकाबिल कबूल है। सऊदी अरब के साथ जायज़ तिजारती सरगर्मियों में मसरूफ़ बहरी जहाज़ों को धमकियां देने पर पाकिस्तान को तशवीश है। मजीद कहा, पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहाना कार्रवाई को कौमी सलामती का खतरा तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान के समंदरी मफादात के खिलाफ जारहाना कार्रवाई को खुद मुख्तार मफादात के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मिस्र के कौमी दिन के मौके पर सदर अब्दुल फताह और मिस्र के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात को सराहा और कहा, पाकिस्तान और मिस्र के ताल्लुकात बाहमी एहतराम, मुश्तरका इक़दार और एतमाद पर मबनी हैं और मुख्तलिफ शोबों में ताउन मुसलसल फ़रोग़ पा रहा है। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सक़ाफ़त, दिफा और अवामी रवाबित समेत मुतादिद शोबों में दो तरफ़ा ताउन इंतहाई हौसला अफ़ज़ा है। उन्होंने पाकिस्तान के मिस्र के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार करते हुए हालिया इलाक़ाई तनाज़े के दौरान दोनों ममालिक की क़यादत के रावतों को भी सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मुनीला मीन आसियान के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर काओ कम से मुलाकात की है। मुलाकात में पाकिस्तान और आसियान तजारत, सरमायाकारी, राबता साजी और अवामी रवाबत के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इस्लामाबाद में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बताया कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने आसियान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद वसअत देने के आज़म का भी इआदा किया। आसियान के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक महलो-वक़ू और मुआशी सलाहियत को सराहा। डॉक्टर ने पाकिस्तान और आसियान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के वसी इम्कानात पर भी जोर दिया। आसियान के सेक्रेटरी जनरल ने हालिया इलाकाई सूरत हाल में पाकिस्तान के तामीरी और सिफारती किरदार को सराहा। दोनों फरीकों ने अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने की अहमियत पर इत्तफ़ाक़ किया। वफाकी वज़ीर बराए कौमी वर्सा और सकाफ़त औरंगज़ेब खान कच्छी और पाकिस्तान में अमरीका के कायम मकाम सफ़ीर ने लोक वर्सा हेरिटेज म्यूज़ियम में लेट फ्रीडम रिंग अमरीकी लिबर्टी बेल नुमाइश का मुश्तरका इफ्तिताह कर दिया। नुमाइश को पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सकाफती शराकत दारी और अवामी रवाबित की अलामत करार दिया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने अमरीका के ऐलान आज़ादी के 250वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ सकाफती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। तिजारत, तालीम, फ़नून, सकाफत और अवामी रवाबित दोनों ममालिक के ताल्लुकात का अहम हिस्सा हैं, जबकि पाकिस्तानी फ़नकार अपनी तख्लीकी सलाहियतों से आलमी सतह पर मुल्क का मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर कर रहे हैं। इस मौके पर अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर ने भी कहा कि सकाफती विरसा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान एक मजबूत पुल है। 2027 में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 80 बरस मुकम्मल होंगे। उन्होंने पाकिस्तानी सकाफत नवादरात की अमरीका से वापसी में ताउन को सराहते हुए बताया कि 16 पाकिस्तानी फ़नकारों ने लिबर्टी बेल की नकूल पर मुनफरिद फ़न पारे तख्लीक किए हैं, जो आज़ादी, तख्लीकी इजहार और मुश्तरका इंसानी इक़दार की अक्कासी करते हैं।
امریکہ نے ایران کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں مزید تیز کرتے ہوئے مسلسل 12ویں روز ایرانی فوجی اہداف پر فضائی حملے کیے ہیں، جبکہ مشرق وسطی میں مزید فوجی دستے، جنگی ساز و سامان اور طبی عملہ بھی روانہ کر دیا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری بیان میں کہا، صدر ٹرمپ کی ہدایت پر بدھ کی شام امریکی وقت کے مطابق 5:30 پر ایرانی فوجی اہداف کے خلاف نئی کارروائیوں کا آغاز کیا گیا۔ بیان کے مطابق ان حملوں کا مقصد ایران کی علاقائی سمندری راستوں سے گزرنے والے تجارتی جہازوں اور شہری بحری آمد و رفت کو خطرے میں ڈالنے کی صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق ایران اور عراق کے درمیان واقع گزرگاہ کے قریب ایک علاقے کو امریکی حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ میڈیا نے حملے کی تصاویر بھی جاری کی ہیں، تاہم حملے کی نوعیت، نقصان یا دیگر تفصیلات کے بارے میں مزید معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، ایران کے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ ایران اپنی سرزمین پر ہونے والے کسی بھی حملے کا جواب ضرور دے گا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا اور کہا، ایران یا اس کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا کہ اس قسم کی جارحیت میں کسی بھی نوعیت کی معاونت کرنے والے تمام فریقوں کو بھی جائز ہدف تصور کیا جائے گا۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج کو ایران پر جہنم کے دروازے کھولنے کا حکم دیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا، اگر تہران مذاکرات اور معاہدے کے لیے سنجیدہ نہیں ہوتا تو اس سے اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ انہوں نے فرمایا، ایران کے متعدد بار رابطہ کیا ہے اور وہ معاہدے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ امریکہ سفارت کاری کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہتا، تاہم ایران کو اپنی موجودہ پالیسی تبدیل کرنا ہوگی۔ فلپائن کے دارالحکومت منیلا میں آسیان اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مارکو روبیو نے کہا، امریکہ بھی ایران کے ساتھ بات چیت اور سفارتی حل کے لیے تیار ہے، لیکن تہران کے اقدامات سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی معاہدے کے لیے سنجیدہ نظر آتا ہے۔ خبر دیں گے، یمن کی حوثی اکثریتی جماعت انصار اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا ہے۔ انصار اللہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ نشانہ بنانے والے سعودی آئل ٹینکرز نے گروپ کی جانب سے عائدہ ایک کرتا بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی تھی، اور سعودی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق بحیرہ احمر میں سفر کے دوران سعودی ملکیت والے جہاز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ جہاز کے اگلے حصے میں آگ بھڑک اٹھی، تاہم عملہ محفوظ ہے۔ اس سے پہلے برطانوی میری ٹائم ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ سعودی عرب کے ساحل الشقیق سے 70 ناٹیکل میل دور جہاز میں آگ لگنے کی اطلاع ملی ہے۔ ٹینکر کے کپتان کے مطابق میزائل لگنے سے آگ لگی ہے، کسی جانی نقصان یا ماحولیاتی اثرات رپورٹ نہیں کیے گئے۔ برطانوی ہائی کمیشن کے اعلیٰ سطح کے وفد نے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی رہائش گاہ پر سندھ حکومت کے اعلیٰ سطحی وفد سے ملاقات کی۔ ملاقات میں سرمایہ کاری، نوجوانوں کی فنی اور تکنیکی مہارتوں کے فروغ، ماحولیات، خواتین کو بااختیار بنانے، دو طرفہ تعاون، پاکستان کو درپیش چیلنجز، خطے کی مجموعی صورتحال اور بالخصوص سندھ میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی وفد میں پولیٹیکل کاؤنسلر، ڈپٹی ہائی کمشنر، سیکنڈ سیکریٹری ہدا اکرم اور سارہ پینگ سمیت بہت سے لوگوں نے شریک ہوئے، جبکہ سندھ حکومت نے وفد کی قیادت سینئر وزیر اور صوبائی وزیر اطلاعات، ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ شرجیل میمن نے کی۔ سندھ حکومت کے وفد نے برطانوی وفد کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے تحت سندھ حکومت کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ وفد کو عوامی فلاح و بہبود، تعلیم، روزگار، خواتین کے بااختیار بنانے، ماحولیاتی تحفظ اور سرمایہ کاری کے فروغ کے منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ برطانوی وفد نے سندھ حکومت کے عوامی فلاح، خواتین کی ترقی، ماحول دوست ٹرانسپورٹ، سرمایہ کاری اور ترقیاتی منصوبوں کو سراہتے ہوئے انہیں مثبت پیش رفت قرار دیا۔ ملاقات کے دوران سندھ حکومت کے وفد نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی افواج کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور کشمیری عوام پر ہونے والے مظالم سے بھی برطانوی وفد کو آگاہ کیا اور عالمی برادری سے انہیں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے مؤثر کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ حکومت نے ماحولیاتی تحفظ کے لیے پاکستان میں پہلی مرتبہ الیکٹرک بسیں متعارف کروا کے انقلابی اقدام کیا ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ملازمت
ملازمت پیشہ ور خواتین اور طالبات کو مفت پنک اسکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، جس سے ان کی نقل و حرکت میں آسانی پیدا ہوگی اور وہ معاشی اور سماجی طور پر مزید مضبوط بنیں گی۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے بیجنگ میں چائنا ریلوے الیکٹریفیکیشن انجینئرنگ گروپ کمپنی کے نائب صدر لیلی سے ملاقات کی، جس میں پاکستان میں ٹرانسپورٹ، بندرگاہوں اور انفراسٹرکچر کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر بحری امور نے کہا، چین کے ساتھ ٹرانسپورٹ تعاون مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ جدید ٹرانسپورٹ نیٹ ورک قومی معیشت کو مستحکم کرے گا اور بندرگاہوں کی جدید ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے، جبکہ پاکستان چینی سرمایہ کاری کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کرے گا اور سرمایہ کاروں کے لیے بہترین مواقع موجود ہیں۔ جنید انوار چودھری نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ پاک چین تعاون سے بندرگاہی شعبہ نئی منزلیں طے کرے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور ترجمانوں کے حالیہ بیانات پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب سے بغض اور نفرت ہے، کیونکہ یہاں کے وسائل عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ مزید کہا، پنجاب کی ترقی اور خوشحالی کے جلنے والے جلتے رہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی حکومت کو بھی صرف 2 سال ہوئے ہیں اور اس مختصر عرصے میں صوبے میں نمایاں ترقیاتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ مریم نواز نے ترقیاتی منصوبوں اور وسائل کو اٹک سے رحیم یار خان اور راولپنڈی سے وہاڑی تک پہنچایا ہے، تاہم لڑکانہ کے نوابوں کو یہی بات ہضم نہیں ہو رہی۔ اگر پنجاب میں پیپلز پارٹی چوتھے نمبر کی جماعت ہے تو اس میں مسلم لیگ نون کا کوئی قصور نہیں، بلکہ پنجاب کے عوام مسلم لیگ نون کی کارکردگی پر اعتماد اور اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ عظمہ بخاری نے کراچی کے میئر مرتضی وہاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب وہ لاہور میں سیکھنے آئے تو پنجاب حکومت نے اپنے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ مسلم لیگ نون کی خواہش ہے کہ جس طرح پنجاب میں ترقی اور خوشحالی آئی ہے، اسی طرح سندھ میں بھی ترقی آئے، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں نفرت اور تقسیم کی سیاست زیب نہیں دیتی۔ بلاول بھٹو ایک بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین ہیں اور اس لیے انہیں اپنے منصب اور عہدے کا خیال رکھنا چاہیے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ جعلی مینڈیٹ والی سرکار کو عوامی مینڈیٹ رکھنے والی جماعتوں کو جمہوریت کا درس نہیں دینا چاہیے۔ شرجیل انعام میمن نے عظمہ بخاری کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، عوام جانتے ہیں کہ کون فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں آیا، کس کے پاس حقیقی مینڈیٹ ہے۔ تعصب، تکبر اور اشتعال انگیز زبان نون لیگ کی پرانی سیاسی روایت ہے۔ پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی پنجاب میں ڈالی گئی تھی۔ ہمیں پنجاب کے عوام سے کوئی بغض نہیں، ہمیں پنجاب کے عوام سے بھی اتنی ہی محبت ہے جتنی سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے عوام سے ہے۔ نون لیگ کے دور حکومت میں پنجاب کا مجموعی قرضہ 148 ارب سے بڑھ کر 692 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ کیا یہ ترقی ہے؟ پنجاب میں ناکام گندم پالیسی کی وجہ سے کسانوں کو اربوں روپے کا نقصان ہوا، صوبے پر سینکڑوں ارب کا اضافی مالی بوجھ پڑا۔ کراچی ملک کی مجموعی ٹیکس وصولیوں میں سب سے زیادہ حصہ ڈالتا ہے۔ ہم لاہور اور کراچی کے عوام میں فرق نہیں کرتے، لاڑکانہ والے عوام اور جمہوریت کے لیے پھانسی قبول نہیں کرتے، ملک سے بھاگنا پسند نہیں کرتے۔ پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے ٹیچر بننے کا اعلان کر دیا۔ رانا سکندر حیات نے ستمبر کے پہلے ہفتے سے انگلش اور کیمسٹری سمیت دیگر مضامین کا تدریس کا اعلان کر دیا۔ کہا، لاہور میں ستمبر کے پہلے ہفتے سے کلاس کو پڑھانا شروع کروں گا۔ انگلش اور کیمسٹری میرے پسندیدہ مضمون ہیں، لہٰذا انہی مضامین سے شروع کروں گا۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ پرائمری اسکولوں میں انگلش اور ہائی اسکولوں میں کیمسٹری سے آغاز کروں گا، جبکہ انگلش اور کیمسٹری کے علاوہ دیگر مضامین کی بھی تدریس کروں گا۔ مزید کہا، ہر ہفتے کسی ایک اسکول میں بغیر پیش کی اطلاع پڑھانے جاؤں گا۔ اساتذہ کی عزت کرتا ہوں، استاد بن کر فخر محسوس کروں گا۔ اس اقدام سے تعلیمی معیار کو جانچ کر تدریسی کمزوریاں دور کرنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان کی شہری ترقی میں اہم پیش رفت سی بی ڈی پنجاب نے لیڈ فار کمیونٹیٹر گولڈ پری سرٹیفکیشن حاصل کر لیا۔ سی بی ڈی پنجاب کے قائد اور باب ڈسٹرکٹ کو
ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट की जानिब से लीड फॉर कम्युनिटीज़ गोल्ड प्री सर्टिफिकेशन से नवाज दिया गया। CBD पंजाब पाकिस्तान का पहला मंसूबा बन गया है जिसने ये आलमी एजाज़ हासिल किया। ये सर्टिफिकेशन पायदार शहरी मनसूबाबंदी, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौल दोस्त तरक्की, स्मार्ट मोबिलिटी, ग्रीन स्पेंसर और मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने की सलाहियत के एतराफ़ में दिया गया। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने कहा है ये कामयाबी सिर्फ CBD पंजाब नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। कायद और बाब डिस्ट्रिक्ट मुस्तकबिल के जदीद माहौल दोस्त और सरमाकारी के लिए मौजूद शहरी मराकज़ की मिसाल बनेंगे। मंसूबे का मकसद शहरियों को बेहतर मयारी ज़िंदगी, जदीद सहूलियात और पायदार तरक्की के मौक़े फराहम करना है। पाकिस्तान के फ़ज़ाई शोबे की खुद किफ़ालत की जानिब से एक अहम संग मील अबूर। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी के मयार के मुताबिक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल मरकज़ कायम किया जा रहा है। इस मंसूबे के बाद जदीद तैयारा मेंटेनेंस हैंग्स और पायलट्स की तरबियत के लिए फुल फ्लाइट सिमुलेटर भी नस्ब किया जाएगा। निजी कंपनी नॉटिक और एयर ब्लू की जानिब से शुरू किए जाने वाले इस मंसूबे से एयरबेस तैयारों की मुरम्मत, इंजीनियरों की तरबियत और कमर्शियल एयरलाइंस को मकामी सतह पर जदीद तकनीकी सहूलियात मैसर आएंगी। पाकिस्तान में भत्ताखोरी की शिकायत, पुलिस इक़दामात और इंसदाद भत्ताखोरी की हिकमत अमली का जायज़ा लेने के लिए IG सेंट जावेद आलम ओढो की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और कराची पुलिस के आला अफसरान की शिरकत। कराची में भत्ताखोरी की शिकायत, पुलिस इक़दामात और इंसदाद भत्ताखोरी की हिकमत अमली का जायज़ा लेने के लिए IG सेंट जावेद आलम ओढो की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए IG सेंट जावेद आलम ओढो ने हिदायत की कि तमाम SSPs और SHOs ताजरों, सनतकारों और कारोबारी बरादरी के साथ बाकायदा इजलास और मौसर रबता यकीनी बनाएंगे। अफसरान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि रवां साल जनवरी से अब तक मौसूल होने वाली शिकायत और दर्ज मुकदमात में 47% केसेस ज़ाती माली लेन देन या कारोबारी तनाज़ात पर मबनी निकले, जबकि असल भत्ताखोरी के 81% मुकदमात कामयाबी से हल किए जा चुके हैं। ब्रीफिंग के मुताबिक कराची में कार्रवाइयों के दौरान 6 मुबैना भत्ताखोर पुलिस मुकाबलों में हलाक जबकि 61 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इजलास में IG सिंध ने कराची पुलिस को ताजरों, सनतकारों और मुख्तलिफ कारोबारी तंजीमों से मुसलसल राबते में रहने की भी हिदायत की है। आपको बताएं, मोटरसाइकिल चोर फैमिली गैंग शहर कायद में मियाँ बीवी और बच्चा शहरियों को मोटरसाइकिलों की चोरी में मुलव्वस निकले। CCTV की मदद से खातून तो कानून की गिरफ्त में आ गई लेकिन शौहर और बच्चा आदम गिरफ्तार। पुलिस का जल्द शौहर को भी गिरफ्तारी करने के अज़म। तफसीलात आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। कराची में मोटरसाइकिल चोरी का एक ऐसा वाकया भी सामने आया जिसने आवाम को हैरान कर दिया। शहरियों की मोटरसाइकिलें चोरी करने में सिर्फ अकेला मुलजिम नहीं बल्कि पूरी फैमिली ही मुलव्विस निकली। शहर में चोरी की वारदातें तो आपने बहुत देखी होंगी लेकिन इस वारदात ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। CCTV फुटेज में एक मियाँ बीवी और इनके साथ मौजूद बच्चा पुरसुकून अंदाज में मोटरसाइकिल के करीब आते हैं और चंद लम्हों बाद मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। सोल्जर बाजार पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से कार्रवाई करते हुए मुलजिमा सहर बतूल को गिरफ्तार कर लिया जबकि इसका शौहर काशिफ खान ताहल मफरूर है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमा के कब्जे से चोरी शुदा मोटरसाइकिल KQX 2361 भी बरामद कर ली गई। पुलिस का कहना है कि दौरान तफ्तीश अब तक 15 मोटरसाइकिल की चोरी का एतराफ भी किया। दोनों मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज और मफरूर शौहर की तलाश जारी है। जराइम की नई वारदातों के दरमियान ये वाकया इसलिए भी अवाम की तवज्जो का मरकज बन गया कि इस वारदात में मियाँ बीवी और बच्चे की मौजूदगी ने कई सवालात खड़े कर दिए। अब देखना ये है कि ये मफरूर मोटरसाइकिल चोर कानून की गिरफ्त में कब आता है। मुल्क भर में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ANF की कार्रवाइयाँ जारी हैं। तालीमी इदारों के अतराफ समेत मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन के दौरान भारी मिकदार में मुनशियात बरामद कर ली। इंतज़ाद मुनशियात फोर्स ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 कार्रवाइयों के दौरान 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान ANF के मुताबिक कार्रवाइयों में 227 किलोग्राम से ज़ायद मुनशियात बरामद की गई जिनकी मालियत 3 करोड़ 93 लाख रुपए से ज़ायद बताई जा रही है। इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, रावलपिंडी, कोहाट और ननकाना साहब में की गई कार्रवाइयों के दौरान चरस, हीरोइन
कोकेन, आइस, अफ्यून और केनाइन ऑयल भी बरामद कर लिया गया। पेशावर यूनिवर्सिटी के करीब गिरफ्तार मुलजिमान ने तलबा को मनशियात फरोख्त करने का भी एतराफ़ किया। ANF के मुताबिक कोरियर पार्सल्स और गाड़ियों में इंतहाई महारत से छुपाई गई मनशियात को भी कब्जे में ले लिया गया, जबकि तमाम मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट 1997 के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस ने भी कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया के मनफी असरात से महफूज रखने के लिए अहम कदम उठाते हुए 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे फ्रांस 24 के मुताबिक इस कानून का मकसद बच्चों को ऑनलाइन खतरात और नुकसानदेह मवाद से बचाना है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने इस इक़दाम को बच्चों और नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम पेशरफ्त करार देते हुए कहा, फ्रांस इस मामले में यूरोप में कायदाना किरदार अदा कर रहा है। फ्रांसीसी रुकन पार्लियामेंट ने कहा है कि बच्चों का बचपन और नौजवान नस्ल को एल्गोरिथम के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में भी इस हवाले से मौसर कानून साजी और वालिदैन की रहनुमाई की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। माहिरीन सोशल मीडिया को कम उम्री में खुद एतमादी में कमी, जहनी दबाव, मनशियात से मुतालिक मवाद और खुदकुशी जैसे खतरनाक रुझानात से जोड़ते हैं। भारतीय पुलिस की बर्बरियत के बावजूद भारत के मुख्तलिफ शहरों में नौजवानों का एहतजाज जारी। मोदी हुकूमत के खिलाफ दहली के बाद एहतजाजी मुजाहरे तमाम भारतीय रियासतों तक फैल गए हैं। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के बदतरीन तशद्दुद के बावजूद नौजवानों ने मोदी, उम्मत शाह और धर्मेंद्र के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस के मुताबिक नौजवान केरला और अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, बिहार, मगरबी बंगाल समेत मुख्तलिफ रियासतों में सड़कों पर मौजूद हैं। आलमी जरीदा अल जजीरा के मुताबिक भारतीय नौजवानों की हिमायत पर भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी को भी पुलिस की जानिब से हिरासत में ले लिया गया। अपोजिशन रहनुमा की गिरफ्तारी के खिलाफ और तलबा के हक में मुख्तलिफ भारतीय सियासी जमातों ने भी भरपूर एहतजाज किया। अपोजिशन रहनुमा प्रियंका गांधी ने भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के अपने ही शहरों पर बदतरीन मजालिम को आश्कार करते हुए कहा कि तलबा पर बेरहमी से हमला किया जा रहा है। अपोजिशन रहनुमा और रुकन भारतीय पार्लियामेंट ने कहा कि भारतीय हुकूमत तलबा के साथ बर्बरियत कर रही है। वजीर तालीम धर्मेंद्र को इस्तीफा देना चाहिए। इंसानी हकूक़ की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक नौजवानों के एहतजाज से सामने आने वाली तस्वीर ने साबित कर दिया है कि भारत में पुरअमन इख्तलाफात को दबाया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रवां साल के डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन 2026-27 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। सीजन का आगाज 11 अगस्त से मुल्तान में होगा, जहां नेशनल चैंपियंस कप, लिस्ट ए और डिपार्टमेंटल वनडे कप से मुकाबलों का आगाज किया जाएगा। PCB के मुताबिक डोमेस्टिक शेड्यूल को 2027 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए तरतीब दिया गया। शेड्यूल के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 1, ग्रेड 2, गोल्ड और सिल्वर 12 सितंबर से, जबकि कायद आजम ट्रॉफी गोल्ड और सिल्वर 1 नवंबर से शुरू होंगी। कायद आजम ट्रॉफी गोल्ड में 8 और सिल्वर में 12 टीमें हिस्सा लेंगी, जबकि रेलीगेशन और प्रमोशन का निज़ाम भी बरकरार रहेगा। PCB ने रीजनल टीमों की तादाद 18 से बढ़ाकर 20 कर दी है, जिसके तहत सियालकोट और पेशावर को भी लाहौर और कराची की तरह 2-2 टीमें दी जाएंगी। पाकिस्तान 2027 में 5 एक रोज़ा वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए इंग्लैंड का दौरा करेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस 15 से 26 मई 2027 तक मैनचेस्टर, लीड्स, चेस्टर ली स्ट्रीट और कार्डिफ में खेले जाएंगे। सीरीज़ का पहला वनडे 15 मई को साउथ मेपटन में खेला जाएगा। दूसरा वनडे 19 मई को खेला जाएगा, तीसरा 21 को और दोनों टीमों के दरमियान सीरीज़ का चौथा मैच 23 मई को मैनचेस्टर में खेला जाएगा, जबकि पांचवा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 26 मई को कार्डिफ में खेला जाएगा। 5 वनडे मैचों की सीरीज़ दोनों टीमों के लिए ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी का अहम मौका होगी। ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 4 अक्टूबर से 21 नवंबर तक जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। ICC मेंस वनडे टीम रैंकिंग में पाकिस्तान 5वें जबकि इंग्लैंड 7वें नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान ने आखिरी बार 2021 में 3 वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ के लिए इंग्लैंड का दौरा किया था।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर बम फाड़ दिया है, और जबकि पेट्रोल मालिकान की मुजव्वज़ा हड़ताल भी शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बन रही है। और हड़ताल क्यों मुअख्खर हुई और अवाम का क्या कहना है, देखिए सहार खान की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में 6.39 फी लीटर इजाफा कर दिया, जिसके बाद महंगाई के बोझ तले दबे शहरी खुद को एक बार फिर बेबस महसूस करने लगे हैं। इसमें आवाम को रिलीफ नहीं है, क्योंकि जब पेट्रोल बढ़ता है ना, ऑलरेडी सारी अशिया जरूरत की चीजें ऑटोमेटिक ऊपर चली जाती है, और जिस दिन कम होता है ना, तो उस दिन एक ये सबसे बड़ा ड्रामा होता है कि पेट्रोल पंप वाले जो है ना अपना पेट्रोल बंद कर देते हैं। वो इस चक्कर में रहते हैं कि जब पेट्रोल बढ़ेगा तो हम पंप खोलेंगे, लेकिन यहाँ पे गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है, गरीबों को किसी की फिक्र नहीं है। यहाँ पे हर कोई ना अपनी सोच रहा है। शहरियों के लिए सूरत हाल इस वक्त मजीद परेशान कुन हो गई, जब पेट्रोल पंप मालिकान की जानिब से मुल्क की हड़ताल का ऐलान किया गया। हड़ताल के खदशे के पेश नजर कई अफराद ने रात गए पेट्रोल पंप का रुख किया। ताहम वफाकी वजीर पेट्रोलियम और डीलर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने पर हड़ताल 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दी गई। जराये के मुताबिक हुकूमत ने डीलर्स के मुनाफा के मार्जिन से मुतालिक मामलात हल करने के लिए वक्त मांगा है। बहुत हद से ज्यादा मुतासर हो रहा है। पेट्रोल बढ़ने से तो हर चीज बढ़ेगी, मुतालबा करने से क्या मसले हल हो जाएंगे। अब जैसे गाड़ी चल रही है वो तो चलानी तो है। पेट्रोल को सस्ता किया जाए, वो काफी महंगा हो गया है, क्योंकि अभी 2-3 जगह जहाँ पेट्रोल पंप बंद पड़ा है, यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है तो पेट्रोल ले लिया हमने। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में हर इजाफे के साथ अशियाए जरूरिया, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा अखराजात बढ़ जाते हैं, जबकि आमदनी वहीं की वहीं रहती है। अवाम हुकूमत से नाला और मुस्तकबिल के हवाले से मायूस दिखाई देते हैं। पेट्रोल पंप मालिकान की हड़ताल तो वक्ती तौर पर टल गई, लेकिन पेट्रोलियम बम ने एक बार फिर अवाम की कमर तोड़ दी है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए अमली इकदामात करे और आम आदमी को हकीकी रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन अली रजा के साथ सहर खान, NTN न्यूज़, कराची।